कभी सोचा है कोई सियासी पार्टी खत्म कैसे होती है? किसी जोरदार धमाके के साथ नहीं। नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी, एक खामोश सी कानाफूसी से। तो आज हम बात कर रहे हैं एक पार्टी के अंदरूनी बिखराव की, आम आदमी पार्टी। और इस पूरी बगावत का चेहरा कौन बना? एक ऐसा शख्स जो कभी पार्टी का कह सकते हैं सबसे चमकता सितारा था, राघव चड्ढा। 7। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में ये वो जादुई आंकड़ा है जो किसी भी सियासी बगावत को एक कानूनी शक्ल दे सकता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी सोची समझी चाल का हिस्सा था। तो कौन थे ये 7 लोग? चलिए एक एक करके इन किरदारों से मिलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम, राघव चड्ढा, पार्टी के चॉकलेट बॉय, कभी केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद, उनके राइट हैंड मैन माने जाते थे। ये वही चड्ढा हैं जिन्होंने पार्टी के शुरुआती बजट तक बनाए थे, लेकिन फिर हवा बदलनी शुरू हुई। शादी हुई, लंदन में आंखों का ऑपरेशन हुआ, और फिर ईडी की चार्जशीट में नाम आ गया। और बस देखते ही देखते वफादारी और फासलों के बीच की जो पतली सी लाइन थी, वो मिट सी गई। अब आते हैं दूसरे चेहरे पर, संदीप पाठक। कैम्ब्रिज से पढ़े लिखे, पार्टी के सुपर स्ट्रैटेजिस्ट। माना जाता है कि दिल्ली और पंजाब की जीत के पीछे इन्हीं का दिमाग था। लेकिन हाल में हुए कुछ चुनावों में जब पार्टी हारी तो उनकी चमक फीकी पड़ गई। कहते हैं कि जब तारीफों की जगह तानों ने ले ली तो उन्होंने भी अपना रास्ता बदल लिया। और तीसरा नाम, स्वाति मालीवाल, पार्टी की एक बहुत पुरानी साथी, लेकिन जिनकी आवाज अब बागी हो चुकी थी। ये जो टकराव था, ये कई सालों से पनप रहा था, और ये ज्वालामुखी की तरह तब फटा जब उन्होंने केजरीवाल के एक बेहद करीबी सहयोगी पर हमले का आरोप लगा दिया। सच कहें तो ये एक ऐसा तूफान था जिसकी आहट पार्टी के अंदर काफी समय से सुनाई दे रही थी। अच्छा, अब आते हैं कुछ ऐसे चेहरों पर जिन्हें सियासी गलियारों में द बिजनेस क्लास कहा जाता है। इनमें थे अशोक मित्तल, जो एक बड़ी यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, और पाला बदलने से ठीक 10 दिन पहले ईडी ने उन पर छापा मारा था। फिर थे राजेंद्र गुप्ता, पंजाब के सबसे अमीर नेताओं में से एक, जिनकी 10,000 करोड़ की संपत्ति है। और हाँ, हरभजन सिंह, क्रिकेट का वो बड़ा सितारा जो सियासत के पिच पर सच कहें तो कभी सेटल हो ही नहीं पाया। देखिए, इन लोगों की वफादारी किसी विचारधारा से नहीं, बल्कि अपने हितों से जुड़ी थी, और यही चीज इस पूरे किले की सबसे कमजोर कड़ी बन गई। लेकिन एक मिनट, ये सब जो हो रहा था, ये सिर्फ इन किरदारों की मर्जी से नहीं हो रहा था। इसकी स्क्रिप्ट तो कहीं और एक कानून की किताब में लिखी जा रही थी। मैं बात कर रहा हूं संविधान की 10वीं अनुसूची की, यानी दल बदल विरोधी कानून। इसका नियम बहुत सीधा और साफ था, अगर पार्टी बदली तो कुर्सी जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, हर कानून में एक लूप होल, एक चोर दरवाजा होता है। यहां भी था। देखिए, अगर कोई एक सांसद पार्टी छोड़ता है तो उसे दल बदल माना जाता है और उसकी सदस्यता चली जाती है, खेल खत्म। लेकिन यहां एक बड़ा लेकिन है। अगर किसी पार्टी के 2/3 सांसद एक साथ पार्टी छोड़ दें तो उसे दल बदल नहीं, बल्कि विलय या मर्जर कहा जाता है। ये बगावत नहीं, एक कानूनी प्रक्रिया बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें किसी की कुर्सी नहीं जाती। तो अब जरा गणित समझिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल सांसद कितने थे? 10। 10 का 2/3 कितना हुआ? 7। बिल्कुल ठीक, 7। और बगावत करने वाले कितने थे? वो भी 7। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक ऐसा हिसाब था जिसे बंद कमरों में महीनों तक लगाया गया था। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ आम आदमी पार्टी की है तो आप गलत हैं। ये तो एक बहुत बड़ी देशव्यापी सियासी बिसात का महज एक छोटा सा हिस्सा है। इस पूरे खेल के तरीके का एक नाम है जो सियासी गलियारों में अक्सर फुसफुसाया जाता है, ऑपरेशन लोटस। और ये कोई नया तरीका नहीं है। इसकी परछाई देश के कई राज्यों पर पहले भी पड़ चुकी है। 2016 में अरुणाचल प्रदेश, जहां कांग्रेस सरकार गिर गई। फिर 2019 में कर्नाटक, जब 17 विधायकों ने इस्तीफा दिया और गठबंधन टूट गया। 2020 में मध्य प्रदेश, जहां दल बदल ले एक और सरकार गिरा दी। और 2022 में महाराष्ट्र, जहां शिवसेना 2 टुकड़ों में ही बट गई। ये एक पैटर्न है, एक तरीका, सरकारें गिराने का एक आजमाया हुआ फॉर्मूला। और इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी विडंबना क्या है? यही राघव चड्ढा थे जिन्होंने एक बार कहा था कि अगर बीजेपी में शामिल नहीं हुए तो जेल में डाल दिए जाओगे। और आज देखिए, किस्मत का खेल, वो खुद उसी चक्रव्यूह में फंसे हुए नजर आ रहे हैं जिसे तोड़ने की बात कभी वो किया करते थे। तो यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आम आदमी पार्टी सिर्फ एक बेचारी शिकार थी इस पूरे खेल में, या फिर उसने खुद ही हमलावर को अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे?
कई जानकार मानते हैं कि पार्टी ने खुद एक बहुत बड़ी, शायद एक जानलेवा गलती की थी। वो गलती थी राज्यसभा की सीटें ऐसे अमीर कारोबारियों को देना जिनका पार्टी की विचारधारा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ये वो लोग थे जिनकी वफादारी सिद्धांतों से नहीं बल्कि फायदे से चलती थी, और ऐसे लोगों को तोड़ना या खरीदना हमेशा ज्यादा आसान होता है। लेकिन समझिए, ये लड़ाई सिर्फ 7 सांसदों की नहीं थी। नहीं, दांव पर तो कुछ और ही लगा था। दांव पर लगी थी पार्टी की पूरी पहचान, उसका पूरा वजूद। या असली खतरा ये नहीं था कि सांसद चले जाएंगे, असली खतरा था पूरी की पूरी पार्टी को खो देने का, पार्टी का नाम और उसका चुनाव चिन्ह झाड़ू। क्योंकि कानून ये कहता है कि जब 2/3 लोग अलग होते हैं तो वो ही असली पार्टी होने का दावा कर सकते हैं। और ऐसा पहले हो चुका है, इतिहास इसका गवाह है। महाराष्ट्र में हमने यही देखा। चुनाव आयोग ने बागियों की पक्ष में फैसला दिया, और नतीजा, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे बड़े नेता जिन्होंने अपनी पार्टियां अपने हाथों से बनाई, वो अपनी ही पार्टी का नाम और निशान दोनों ही गवा बैठे। बनाने वाले बाहर हो गए और तोड़ने वाले पार्टी के मालिक बन गए। तो अंत में सवाल सिर्फ एक पार्टी का नहीं है। सवाल यह है कि जब एक चुनी हुई पार्टी को कानून की आड़ लेकर इस तरह से तोड़ा जा सकता है, तो हमारे लोकतंत्र को इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।